इतिहास में हमेशा इन लोगों को गद्दार के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने गद्दारी किया है। इन लोगों का साथ मुसलमान इस तरह से दिया है कि जिस तरह से कोई असदुद्दीन ओवैसी का साथ नहीं दिया है। मुसलमानों को अगर सही में इंसाफ देना चाहते हैं तो मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की आज़ादी दीजिए, मुसलमानों को अजान देने की आज़ादी दीजिए। आप भाई ईद आया, ईद से पहले आप उत्तर प्रदेश में जो बयान आया आप सुनिए होंगे कि मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने के लिए रोका जा रहा था, मुसलमानों को बोला जा रहा था कि रोडों पे नमाज। तो आप कहाँ से मुसलमानों के लिए भला कर रहे हैं? आप कहाँ से मुसलमानों के लिए सही सोच रहे हैं? मुसलमानों को जिस तरह से हो दबाया जाए, कुचला जाए, ये केंद्र सरकार की नीति है। और इस कानून को जब तक वापस नहीं ले लेते हैं सरकार, तब तक हम लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे। हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज़ के लिए, हिंदुस्तान के एक समुदाय को दबाने के लिए ये सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है, जिसके खिलाफ हम लोग अपनी लड़ाई को सदन में तो जो लड़ना था लड़े ही, सड़कों पर हमेशा कायम रखेंगे। जब सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जो हमारे मनोबल के साथ खेलने का काम किया है, हमारे कौम के साथ सौदा करने का काम किया है, हमारे लोगों को दबाने का काम किया है। अच्छा, वो जो 5 मुसलमान जो बैठे हुए थे बड़े बड़े चेहरा बन करके, वो लोग इंटरव्यू से भाग क्यों गए? प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ही रहा था, उस बीच में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे मीडिया के साथी थे, जब सवाल कर रहे थे, उनका सवाल के जवाब नहीं दे पा रहे थे और वो लोग उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग गए। क्यों भागे भाई? अगर आपके पास सवाल का जवाब था, आप सही हैं, आप माइनॉरिटीज़ के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, माइनॉरिटीज़ को बोल रहे हैं कि भाई जो मुसलमानों को जो हक नहीं मिल रहा था उसके हक के लिए हम लड़ रहे हैं, उसको हक दिलाने का काम करेंगे। तो आप जब मुसलमानों की बात आई, मुसलमानों को लेकर के सवाल किया गया, तो आप क्यों भाग गए? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। जैसे कि आपको पता है कि वक्फ बिल को लेकर के पूरे बिहार सहित पूरे हिंदुस्तान में घमासान मची हुई है, क्योंकि मोदी सरकार लगातार मुसलमानों को परेशान करने के लिए तरह तरह के बिल ला रही है। और इस बिल के ज़रिए कैसे मुसलमान परेशान हो और उसके माध्यम से कैसे वोट बैंक बढ़े, इसके जुगत में हमेशा लगे रहते हैं। चाहे मुसलमानों को किसी भी परेशानी उठाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। अच्छा, अभी हाल फिलहाल ही वक्फ बिल लाया है। ये वक्फ बिल अब पास हो चुका है, राज्यसभा से भी, लोकसभा से भी और राष्ट्रपति से भी, यानी कि पूरी तरीके से अब ये नया कानून बन गया है। अब इसको लेकर के पूरे देश में घमासान मची हुई है, क्योंकि वक्फ बिल में कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसमें मुस्लिम समाज सहित गैर मुस्लिम भी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हैं। हम उसमें विस्तार से भी बात करना चाहेंगे। और बाकी बात यह है कि अभी हम जिस शख्स के पास मौजूद हैं, ये रमीज रेजा सोनू जी हैं, जो कि आरजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं और भागलपुर प्रभारी है। हम इन्हीं मुद्दों को लेकर के बात करना चाहेंगे, वक्फ बिल को लेकर के और साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी। तो आप हमारे साथ बने रहें, एक एक करके विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है केडीबी लाइव में। जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया और अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया और अपनी बातों को रखने के लिए मौका दिया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी लोग आपके चैनल को देख रहा है, मैं उनको अपने तरफ से सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। बिल पास हो चुकी है, राज्यसभा से भी, लोकसभा से भी, राष्ट्रपति से भी साइन होकर के आ गया है। बिल पूरी तरीके से तैयार हो गया है, बन गया है, अब ज़मीन पर भी लागू हो गई है। फिर विरोध करने का क्या औचित्य है? ये बिल नहीं, ये काला कानून है हमारे समाज के लिए, हमारे कौम के लिए। ये एक बिल था माज, लेकिन अब ये कानून बन चुका है, क्योंकि ये हर जगह से पास होकर के, पारित होकर के, राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर होकर के ये कानून बन चुका है। और ये कानून काला कानून है यहाँ के माइनॉरिटीज़ के लिए, हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज़ के लिए, हिंदुस्तान के एक समुदाय को दबाने के लिए ये सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है, जिसके खिलाफ हम लोग अपनी लड़ाई को सदन में तो जो लड़ना था लड़े ही, सड़कों पर हमेशा कायम रखेंगे जब तक इस कानून को वापस नहीं ले लिया जाता है। इसमें हमारे जो पार्टी के नेता है, जो हमारे नेता है आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी, वो पूरी तरह से लगे हुए हैं, वो पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं इसका, वो पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनका बयान आप सुन सकते हैं, कल ही का बयान है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब भी हमारी सरकार बनेगी, तब हम लोग इस कानून को कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। कैसे होगा ऐसा होगा? क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ने इसको लागू किया है ना, तो पूरे हिंदुस्तान के लिए ये कानून भाई केंद्र में क्या वही भाजपा की सरकार बनी हुई रहेगी ना? कभी भाजपा की सरकार की रहेगी, पहले कांग्रेस की थी तो फिर भाजपा की, तो इसी तरह से तो कभी हम लोग का भी सरकार आएगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं आने वाला है। जब भी हमारी सरकार बनेगी, ये हमारे नेता ने कहा है। लेकिन तो नेता ने क्या किस संदर्भ में कहा है? बिहार संदर्भ में कहा है या फिर पूरे देश के संदर्भ? पूरे देश के संदर्भ में कहा है, पूरे देश के संदर्भ में कहा है। लेकिन आपको मैं बताते चलूँ कि इसका जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा आपको बिहार विधानसभा में दिखेगा। बिहार विधानसभा, हाँ, ये जो बिल पास किया है, जो नए कानून को लाया है, इस काला कानून का विरोध जो होगा सबसे ज़्यादा बिहार विधानसभा में होगा, क्योंकि बिहार का विधानसभा आने वाला है। उसी में आपको भाजपा को पता चल जाएगा। और उसके साथ सबसे
सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जो हमारे मनोबल के साथ खेलने का काम किया है, हमारे कौम के साथ सौदा करने का काम किया है, हमारे लोगों को दबाने का काम किया है, हमारे लोगों के जो भावना है उसके साथ खेलने का काम किया है। इसके लिए कभी हमारे जो मुस्लिम समुदाय हैं, जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी है, इसको कभी माफ़ नहीं करेगा। इतिहास में हमेशा इन लोगों को गद्दार के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने गद्दारी किया है। इन लोगों का साथ मुसलमान इस तरह से दिया है कि जिस तरह से कोई असदुद्दीन ओवैसी का साथ नहीं दिया है, चाहे वो आपका मुस्लिम लीग हो उसका साथ नहीं दिया, उसको बेगाना माना है, लेकिन अपना माना था नीतीश कुमार को, अपना माना था चंद्रबाबू नायडू को, और अपना माना था रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान को। लेकिन इन लोगों ने हम लोगों के साथ धोखा किया है, माइनॉरिटीज़ के साथ धोखा किया है, जिसका इन लोगों को खामियाना पूरी तरह से भुगतना पड़ेगा। आने वाला जो चुनाव है इसमें उसको नीतीश कुमार को दिख जाएगा। और आपको दिख भी रहा है कि पूरे बिहार में जितने भी माइनॉरिटीज़ लोग थे जो जुड़े हुए थे, बड़े बड़े ओहदे में थे, वो आपको इस्तीफा दे रहे हैं। अच्छा भाई, आप जो बोल रहे हैं कि ये धोखा किया है नीतीश कुमार जी ने, क्योंकि उन पर विश्वास था लोगों को, मुसलमानों को, कि नीतीश कुमार जी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कहा, उनकी पार्टी ने कहा है कि कई ऐसे बिंदु है जिस पर हमने राय रखी थी, वो केंद्र सरकार को सुझाव दिया था कि इस बिंदु को वहाँ से हटाया जाए, तो उसको उस प्रस्ताव को मान लिया गया है। तो फिर कैसे धोखा दिया गया? बिल्कुल वो गलत बोल रहे हैं। वो आप अपनी कमी को, अपनी खामी को छुपाने के लिए सब बातें कर रहे हैं। वो कौन सा पॉइंट, कौन सा बिंदु को दिया था सुधारने के लिए, वो बताए, फिर तब बात करेंगे। मान लीजिए पहले कौन सा बिंदु था, उनके कहने पे कौन सा पॉइंट बिंदु गिनाए भी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुसलमानों की, जेडीयू पार्टी के जो भी कद्दावर मुसलमान है वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे, उसमें 5 बिंदु गिनाए थे कि 5 बिंदु है, और ये चीज़ हम लोगों ने केंद्र सरकार को दिया था कि इस चीज़ को देखा जाए, तो इस चीज़ को हटा दिया गया। अच्छा, वो जो 5 मुसलमान जो बैठे हुए थे बड़े बड़े चेहरा बन करके, वो लोग इंटरव्यू से भाग क्यों गए? प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ही रहा था, उस बीच में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे मीडिया के साथी थे, जब सवाल कर रहे थे, उनका सवाल के जवाब नहीं दे पा रहे थे, और वो लोग उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग गए। क्यों भागे भाई? अगर आपके पास सवाल का जवाब था, आप सही हैं, आप माइनॉरिटीज़ के हक़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, माइनॉरिटीज़ को बोल रहे हैं कि भाई जो मुसलमानों को जो हक़ नहीं मिल रहा था उसके हक़ के लिए हम लड़ रहे हैं, उसको हक़ दिलाने का काम करेंगे, तो आप जब मुसलमानों की बात आई, मुसलमानों को लेकर के सवाल किया गया, तो आप क्यों भाग गए? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के क्यों भागे? अगर 5 बिंदु आपके हिसाब से सुधार दिया गया, आपके पास सवाल का जवाब है, तो आप सवाल का जवाब देते। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके भाग गए, क्यों भागे? ये मेरा सवाल है, बताइए। अच्छा, जो आप लोग जो इतना हंगामा कर रहे हैं, कहते हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, इसको लेकर के राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कर रहे हैं, तुष्टिकरण की राजनीति। ये तो बड़ा सरासर गलत है। ये बिल्कुल, अगर ऐसी बात होती तो विपक्ष आपको एक साथ नहीं दिखता। 232 वोट पड़ा है विपक्ष में। अगर ये राजनीति होती तो आपको विपक्ष का मतलब, ये जो विपक्ष में हर एक धर्म के लोग हैं, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हिंदू भी है, बौद्ध भी है, अलग अलग जाति के लोग इसमें विरोध में है, अगेंस्ट में है, और सब के सब ने मिल करके 232 वोट अगेंस्ट में डाला है। तो आपको लग रहा है कि ये राजनीति हो रही है। अगर राजनीति होती तो ये लोग आपके साथ नहीं होते। ये राजनीति नहीं है, ये काला कानून के खिलाफ सब लोगों का पुरजोर विरोध था। कहा जाता है कि केंद्र सरकार इस बिल को लाया है आम गरीबों की भलाई के लिए, जो गरीब मुसलमान हैं उनकी भलाई के लिए, क्योंकि जो वक्फ की संपत्ति है वह बड़े पूंजीपतियों के पास कब्जा है, और वे लोग अवैध तरीके से इसको कब्जा किए हुए, जिस वजह से केंद्र सरकार इस बिल को लाया और गरीबों की भलाई के लिए लाया, आम मुसलमानों की। ये जो केंद्र सरकार की जो दोगलापंथी है, ये दोगली जो नीति है, सबसे पहले जब मुसलमानों का अगर भला करना चाहते हैं, मुसलमानों को सही इंसाफ दिलाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मुसलमानों के साथ वो इंसाफ करे। ये वक्फ बिल लाना या मेरे जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में जिक्र करना, उसके बारे में सोचना, उससे पहले हमारी जो बहन थी बिल्किस बानो, वो मुस्लिम थी, उसको इंसाफ देने का काम करे, उसको इंसाफ दिलाने का काम करे। इस तरह की सैकड़ों घटनाएँ हैं जो मुसलमानों के साथ हुआ है। मुसलमानों को अगर सही में इंसाफ देना चाहते हैं तो मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की आज़ादी दीजिए, मुसलमानों को अजान देने की आज़ादी दीजिए। आप भाई ईद आया, ईद से पहले आप उत्तर प्रदेश में जो बयान आया आप सुनिए होंगे कि मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने के लिए रोका जा रहा था, मुसलमानों को बोला जा रहा था कि रोडों पे नमाज। तो आप कहाँ से मुसलमानों के लिए भला कर रहे हैं? आप कहाँ से मुसलमानों के लिए सही सोच रहे हैं? आप मुसलमानों का अगर हक में सोचते तो मुसलमानों के खिलाफ हमेशा आपके जो नेता है, भाजपा के जितने भी नेता है, जो RSS के चट्टे बट्टे हैं, वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं। अगर सच में मुसलमानों के हित के बारे में सोचते तो मुसलमानों को भाई से भाई मिला करके रखते। भाई आज आप बताइए कि भाजपा की जो सरकार है उसमें कितने मुस्लिम मंत्री हैं, कितने मुसलमान MPs हैं, कितने मुसलमान उनके पास अलग अलग ओहदे पे कितने लोग हैं, बताइए। अब एक भी मुसलमान नेता उसके पास नहीं है, एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है, एक भी मुसलमान उसका MP नहीं है, तो आप कैसे मुसलमानों का भला करना चाहते हैं भाई?
हैं। आप मुसलमानों को बेगाना समझते हैं, मुसलमानों को बिल्कुल अपना कभी समझते नहीं है, अपना दुश्मन मानते हैं। तो आप मुसलमानों का भला नहीं करना चाहते हैं, बल्कि आप मुसलमानों के प्रॉपर्टी पर नज़र डाल रहे हैं। और मुसलमानों का जो प्रॉपर्टी है वक्फ के द्वारा जो हम लोग वक्फ करते हैं मुसलमान, उसको आप मतलब उसके ऊपर आपका नज़र लग गया है, यही कहेंगे हम कि उसके ऊपर आपका नज़र लग गया है और उसको आप हथियाना चाहते हैं, उसको आप अपनाना चाहते हैं। तो इस तरह का अमेंडमेंट ला करके, इस तरह का कानून ला करके लोगों को गुमराह करके मुसलमानों का प्रॉपर्टी को आप छीनना चाहते हैं और उसको आप अपनाना चाहते हैं। बस यही कहानी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो फिर आरजेडी खामोश क्यों ये कोई मतलब एहतजाज कर रहे हैं, क्यों नहीं कोई आंदोलन कर रहे हैं? बिल्कुल एहतजाज कर रहे हैं भाई, कैसा बात कर रहे हैं आप। आरजेडी बिल्कुल एहतजाज कर रहे हैं। आप सदन में देखे होंगे कि आरजेडी का हर एक नेता बोला है। आरजेडी अब हमारी बड़ी बहन जो है मीसा भारती, उसके वालिद मोहतरम लालू प्रसाद जी का तबीयत काफ़ी ख़राब था। जिस दिन राज्यसभा में वोटिंग हो रहा था, रात के 2 बज रहे थे, वो वोटिंग देने के लिए विरोध में वहाँ बैठी हुई थी और लालू प्रसाद यादव जी का तबीयत इतना ख़राब था कि वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, लेकिन फिर भी वो अपने वालिद साहब के पास नहीं गए और वो वोट देने के लिए बिल्कुल बैठी रही रात के 2 बजे तक। आप सोनिया गांधी को देखिए, वो भी बैठी हुई रही। तो भाई ये तो विरोध है ना, ये विरोध है ना, ये विरोध नहीं होता, ये अगर उसके खिलाफ नहीं होता तो वो रात के 2 बजे तक क्यों बैठते। उसके बाद माननीय नेता हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हर एक दिन वो बयान दे रहे हैं उसके विरोध में। वो जिस तरह से इस कानून के खिलाफ वो जहाँ तक जाना पड़ेगा वो जाएंगे। और उससे पहले पटना में आप देखे होंगे कि ये जमीयत उलमाओं के द्वारा एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया था। उसमें हमारे नेता लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी भी पहुँचे। बिल्कुल विरोध कर रहे हैं और विरोध हमेशा जारी रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं होती है। जब तक ये कानून वापस नहीं होती है तो विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। तो अब तो कानून तो बन गया है ना जी। अब आगे फिर आप लोग फिर इतनी राजनीति करने की क्या जरूरत है? क्या विधानसभा चुनाव के लिए लाभ के लिए ऐसा तो नहीं कर रहे हैं आप लोग? नहीं, ये गलत सोच है। विधानसभा चुनाव तो आते जाते रहेगा भाई, चुनाव हमेशा आता है, हर 5 साल में चुनाव आना है और फिर हर 5 साल बाद फिर चुनाव होना है। कभी ये सीट पे बैठेंगे तो कभी वो बैठेंगे, वो तो आम आदमी तय करेगा किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। इसमें वोट की कोई राजनीति नहीं है। अच्छा, इसमें डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी जो कि किशनगंज से ताल्लुक़ रखते हैं, हालांकि उनका घर असल किशनगंज है नहीं, खगड़िया है, लेकिन किशनगंज से ताल्लुक़ रखते हैं और बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के। और उन्होंने मुबारकबाद दी है बिल पेश होने पर। आम मुसलमानों को, आम लोगों को मुबारकबाद स्वीकार करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों मुबारकबाद स्वीकार करेंगे भाई? आप सबसे पहले मेरे जिस्म में जख्म करते हैं और फिर उसमें नमक डाल के बोलते हैं भैया मुबारकबाद दे देंगे, तो ये तो गलत है ना। आप सबसे पहले आप हमको जख्म करते हैं और आप मलहम लेके आते हैं कि भैया कहीं चोट तो नहीं लगा, ये तो मुबारकबाद नहीं, ये हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है मुबारकबाद के द्वारा, ठीक है। और उनसे जो मिलने के लिए गए थे वो दिखाए थे, एक पोस्ट में दिखाया आपने वॉल पे कि भाई मुसलमान इससे खुश है और हमको मिठाई खिलाने के लिए आया। तो वो आप ये स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कौन सा मुसलमान थे वो, कौन मुसलमान है जो उसको मिठाई खिलाने के लिए गया और कौन मुसलमान है जो इस बिल से खुश हुआ है। अच्छा, क्या लगता है 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के जैसा ये मुद्दा बनेगा जिस तरह CANR से मुद्दा बना था चुनाव? बिल्कुल बिल्कुल चुनाव में मुद्दा बनेगा। ये चुनाव में ये देखिए, चुनाव का मुद्दा तो है ही, लेकिन ये कोई मुद्दा चुनाव लड़ने के लिए नहीं है। ये एक सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं, लेकिन मुद्दा बनेगा चुनाव में। हाँ बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं कि मुद्दा नहीं बनेगा, बिल्कुल मुद्दा बनेगा। एक मुद्दा है, केंद्र सरकार कभी नहीं चाहता है कि मुसलमानों का भला हो, मुसलमानों को जिस तरह से हो दबाया जाए, कुचला जाए, ये केंद्र सरकार की नीति है। और जिसके खिलाफ में हमारे माननीय नेता हमेशा तेजस्वी प्रसाद हो या लालू प्रसाद यादव हो, हमेशा उसके विरोध में खड़ा रहा है और वो इस इलेक्शन में भी खड़ा रहेंगे। वो कभी घुटना नहीं टेका भाजपा के सामने, ना इस बार टेकेंगे। तो इसलिए तो ये मुद्दा ही है। अच्छा, मुद्दा है तो फिर आप लोगों को तो फिर नुकसान हो जाएगा ना सीमांचल में, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM को काफ़ी फ़ायदा मिला था, 5 सीटें जीती थी। हालांकि बाद में चले गए आरजेडी, वो अलग बात है, लेकिन जीत तो उनकी हुई थी उस समय। तो फिर इस बार भी अगर ऐसा ही मुद्दा बना तो फ़ायदा उनको होने वाला है, आपको क्या मिलने वाला है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, आप ये चीज़ देखिए कि सेकुलरिज्म पार्टी कौन है, सेकुलर पार्टी कौन है, जो आपके साथ हर एक चीज़ में खड़ा रहता है। आपके लिए जहाँ लड़ने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो सदन में हो या सरकार के खिलाफ सड़क पे हो, वो आपके खिलाफ लड़ने वाला कौन है, मजबूती से आपके साथ देने वाला कौन है। तो AIMIM भी वैसे ही करेगी कि हम हक की बात करते हैं, छीन करके लाएंगे, और हम भी सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तमाम हिंदू मुस्लिम सब साथ देता है। कैसे बताइएगा ना, कौन से हिसाब से? आपका यहाँ पे 2 साल, लगभग 1.5 से 2 साल उसका MLA रहा, तो आप उनके MLA से पूछ लीजिए जो अभी RJD में शामिल हुए, क्यों हुए, क्या वजह पड़ गई कि वो लोग RJD में शामिल हुआ, क्यों? क्योंकि वो लोग उन लोगों का जो नीति है उन लोगों को पसंद नहीं आया, उन लोगों का जो काम है उन लोगों को पसंद नहीं आया, इसकी वजह से राजद में शामिल हुए, RJD में शामिल हुए।
और यहाँ पे सेकुलर है, राष्ट्रीय जनता दल सेकुलर पार्टी है, सेकुलर का पार्टी है, कोई कॉम्युनल पार्टी नहीं है, कोई एक अलग विचारधारा का पार्टी नहीं है। इसलिए जो भी लोग सेकुलर है वो आरजेडी के बिल्कुल करीब है, आरजेडी के साथ है। और हमारा जो ये किशनगंज है, जो सीमांचल है, ये हमेशा सेकुलर रहा है और सेकुलरिज्म का मिसाल हमेशा पेश किया है। जो आरजेडी, जो भी विधायक आरजेडी में गए हैं तो कहा जाता है कि एमआईएम की तरफ से ये लोग लोभ लालच में गए हैं, इन लोगों को के साथ डील हुई थी। नहीं, ये गलत है। जो भी बोलते हैं इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। जो भी बोलते हैं ये गलत है, बिल्कुल गलत, सरासर गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। अच्छा, तो आगे अब क्या प्लान है इसको लेकर के, क्या कहाँ तक जाने का प्लान है वक्फ बिल को लेकर के? वक्फ बिल को लेकर के बिल्कुल प्लान चल रहा है, अपने अपने स्तर से सब कोई विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो अभी आने वाला समय होगा, जो हमारे नेता, जो हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो भी पार्टी का जो निर्देश आएगा उसको हम लोग पूरी तरह से निभाने का काम करेंगे, उसको हम लोग करने का काम करेंगे। उसके बाद अगर फिर हमारे जो उलेमाए हैं, जो जैसे जमीयत उलेमा है और जितने भी इदाराएँ हैं, जो वो लोग फैसला लेंगे उसके साथ फिर हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से विरोध करने के लिए वो लोग चाहेंगे उसके साथ हम लोग भी विरोध करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी हम लोग अपने स्तर से जिस तरह से विरोध हो रहा है कर रहे हैं, लेकिन आने वाला जो समय होगा, सड़कों पर विरोध होगा, सरकार के खिलाफ जिस तरह से लड़ना पड़े हम लोग लड़ेंगे। और इस कानून के खिलाफ हमेशा हमारी लड़ाई बिल्कुल हमेशा लड़ाई रहेगी। और इस कानून को जब तक वापस नहीं ले लेते हैं सरकार, तब तक हम लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि जडेजा साहब, जो कि आरजेडी से ताल्लुक़ रखते हैं, आरजेडी से के प्रदेश महासचिव हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की, और भागलपुर प्रभारी हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। आपका इसके बारे में क्या कहना है? तो हम दोनों के बीच में जो बातें हुई है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।